नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर कमजोर पड़ चुकी है और वहीं विश्वविद्यालय फिर से खुल गए, जिसके बाद परीक्षाओं के ऑफलाइन कराए जाने के विषय में अब चर्चा जारी है और छात्र मांग कर रहे हैं कि इस साल भी परीक्षा ऑनलाइन मोड पर कराई जाए, क्योंकि पढ़ाई ऑनलाइन हुई है। और इसी मांग के समर्थन में एनएसयूआई ने शुक्रवार को सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात कर एक और बार ऑनलाइन परीक्षा करवाने की मांग की है। दरअसल छात्रों का कहना है कि कोरोना के चलते पढ़ाई ऑनलाइन कराई गई और कोरोना की तीसरी लहर के दौरान विश्वविद्यालय बंद थे, इसलिए एक बार फिर से छात्रों ने मांग की है कि परीक्षा ऑनलाइन ही कराई जानी चाहिए। और इसी मांग पर छात्र संगठन एनएसयूआई ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन किया और प्रबंधन से ऑनलाइन परीक्षा कराए जाने की मांग भी की गई। और शुक्रवार को एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे के नेतृत्व में एनएसयूआई के सदस्यों ने सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की और इस दौरान एनएसयूआई ने ऑनलाइन परीक्षा कराए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। और इसके अलावा आपको बता दें कि शुक्रवार को सीएम भूपेश बघेल से एनएसयूआई के नेताओं से मुलाकात का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं सीएम और छात्र नेताओं की बातचीत से कॉलेज स्टूडेंट को एक बार फिर ऑनलाइन एग्जाम को लेकर आस जगी है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ऑनलाइन परीक्षा कराए जाने की मांग लेकर पहुंचे छात्र नेताओं से पूछा कि इसके बाद नहीं होगा, तो छात्र नेता बोले कि नहीं होगा। और सीएम ने कहा कि पक्का, तो फिर छात्र नेता बोले हाँ पक्का। और वहीं सीएम ने आगे कहा, पूछा कि और डिमांड करो, तो उन छात्र नेताओं ने कहा कि नहीं करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि सीएम से मुलाकात के बाद एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने कहा कि कोरोना के चलते इस बार भी पूरी पढ़ाई नहीं हुई है और ऑनलाइन पढ़ाई कराई गई तो ऑनलाइन परीक्षा होनी चाहिए। और वहीं छात्र लगातार ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए मांग कर रहे हैं और इसीलिए सभी विश्वविद्यालय में प्रदर्शन जारी है और सीएम भूपेश बघेल से भी ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग की गई है। और इस पर सीएम भूपेश बघेल ने उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया और जल्द ही इस मामले में निर्णय भी लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में 27% आरक्षण देने के मामले में आज जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में ओबीसी की जनसंख्या से संबंधित डाटा पेश करने के लिए मोहलत मांगी गई है। और इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 4 हफ्तों की मोहलत भी दी और मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को तय की गई। दरअसल महाधिवक्ता द्वारा हाईकोर्ट में कहा गया कि सरकार ओबीसी वर्ग से संबंधित डाटा हाईकोर्ट में पेश करना चाहती है और ओबीसी मामलों पर सरकार की ओर से पक्ष रखने के लिए नियुक्त किए गए शासकीय अधिवक्ता रामेश्वर पी सिंह का कहना है कि सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा हाल ही में प्रदेश भर के तकरीबन 48 जिलों से अन्य पिछड़ा वर्ग का डाटा कलेक्ट किया गया और जो 27 बिंदुओं के आधार पर जुटाया गया। और इसके अलावा आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पिछड़ापन के आधार पर ओबीसी वर्ग का डाटा जुटाया गया। और वहीं आयोग द्वारा जुटाए गए इसी डाटा को हाईकोर्ट में सरकार पेश करेगी। और इसके पहले कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में बताया था कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग की जनसंख्या 50% से ज़्यादा है और इसलिए ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देना चाहिए। और वहीं आपको बता दें कि फिलहाल सरकार ने डाटा पेश करने के लिए हाईकोर्ट से मोहलत मांगी है और अब 27 अप्रैल को यह साफ हो पाएगा कि सरकार ओबीसी वर्ग से संबंधित किस तरह का डाटा हाईकोर्ट में पेश करने जा रही, क्योंकि इसी डाटा के आधार पर आने वाले समय में ओबीसी वर्ग का आरक्षण तय हो सकता है। वहीं स्कूल वाहनों को लेकर सरकार ने लाखों अभियान चलाए, लेकिन इसका कोई असर दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा और स्कूली बच्चों को ओवरलोडिंग के जरिए स्कूल से घर और घर से स्कूल पहुंचाया जा रहा है। और इसी दौरान विद्यार्थियों की जान का जोखिम लगातार बना हुआ है और ओवरलोडिंग के चक्कर में उज्जैन के पास धतरावदा में स्कूली बच्चों से भरी टाटा मैजिक पलटी खा गई है और दुर्घटना में दीपक नामक के वाहन चालक की भी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं नेहरू नगर नागझिरी में रहने वाला दीपक पिछले कुछ समय से मदन लैंड स्कूल चंदेसरा के लिए मैजिक संचालित कर रहा था। इसके अलावा आपको बता दें कि दुर्घटना में करीब 18 बच्चों को भी चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और घायलों में कुछ बच्चों को
ज़्यादा गंभीर चोटें आई और उनका उपचार अभी जारी है। और वहीं दुर्घटना के बाद उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह और पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल खुद अस्पताल पहुंचे और उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। और अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने ओवरलोड पैसेंजर वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने के भी निर्देश दे दिए। और वहीं आपको बता दें कि घायल विद्यार्थियों के परिजनों ने वाहन चालक पर नशे की हालत में गाड़ी चलाने का आरोप लगाया। और विद्यार्थियों के अभिभावकों का आरोप है कि दीपक शराब के नशे में था, इस दौरान जल्दबाजी के चक्कर में गाड़ी पलटी खा गई। और वहीं पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शराब के आरोपों की पुष्टि हो जाएगी। वहीं 3 साल पहले माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली मध्य प्रदेश की बेटी मेघा परमार ने हाल ही में स्कूबा डाइविंग में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और वहीं कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने मेघा को स्कूबा डाइविंग में विश्व कीर्तिमान बनाने पर बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। और वहीं चंद्रमोहन ठाकुर ने मेघा को ट्रॉफी, शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित भी किया। इसके अलावा आपको बता दें कि मेघा सीहोर जिले के एक छोटे गांव भोजनगर की रहने वाली है। और इस दौरान मेघा ने सभी बालिकाओं को संदेश दिया कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी हिस्सा लेना चाहिए। और मेघा ने आगे कहा कि असंभव कुछ भी नहीं है, केवल कठिन परिश्रम और मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। और मेघा ने यह भी बताया कि अब वो नॉर्थ पोल पर स्काई डाइविंग करना चाहती हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि मेघा ने माउंट एवरेस्ट पर फतह और स्कूबा डाइविंग से जुड़ा अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि 147 फीट की टेक्निकल स्कूबा डाइविंग कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली वह विश्व की पहली महिला है। और मेघा ने आगे बताया कि भारत में स्कूबा डाइविंग कोच नहीं होने के कारण अर्जेंटीना से कोच वोल्टर को भारत बुलाया गया था। और उन्होंने बताया कि उन्हें पहले स्विमिंग तक नहीं आती थी और सबसे पहले स्विमिंग की ट्रेनिंग लेनी पड़ी। फिर उसके बाद लगातार 1.5 साल तक हर दिन 8 घंटे ट्रेनिंग की और स्कूबा डाइविंग के सभी कोर्स भी किए, जिस दौरान उन्होंने 134 डाइव की बता दें। और वहीं स्कूबा डाइविंग में जान जाने का जोखिम बना रहता है, जो ऑक्सीजन धरती पर इंसान के लिए प्राण वायु है। और वही समुद्र में शरीर के अंदर ज़्यादा मात्रा में जाने पर जान के लिए खतरा बन जाती है, जिससे इंसान पैरालिसिस जैसी अन्य गंभीर बीमारियों का शिकार भी हो सकता है और जान भी जा सकती है। और इस खेल में शारीरिक रूप से ज़्यादा, मानसिक तौर पर ज़्यादा मजबूत होना पड़ता है। कई बार डाइव की तैयारी में पैरों पर 11-11 किलो के सिलेंडर गिरे, जिससे गंभीर चोटों का सामना भी करना पड़ा। और इस सफ़र में पढ़ाई कर टेक्निकल डाइविंग का एग्ज़ाम पास करना था, जिसमें फिजिक्स और मैथ्स के जटिल सवालों का अध्ययन भी करना पड़ता है। इसके अलावा आपको बता दें कि कलेक्टर से भेंट के दौरान जिला खेल अधिकारी अरविंद इलियाजर भी उपस्थित थे। वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि शिवरी नारायण मेले हत्याकांड मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर जो कि छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मेले में हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर शिवरी नारायण पुलिस टीम पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि नाबालिग लड़के के परिजनों ने ये गंभीर आरोप लगाए और वहीं परिजनों का कहना है कि लड़के के ऊपर झूठी कार्रवाई की गई है। और वहीं आपको बता दें कि जबरदस्ती दबाव बनाकर कार्रवाई करने के आरोप लगाए गए। और वहीं परिजनों ने एसपी से निष्पक्ष जांच की मांग की है। लड़के पर झूठी कार्रवाई करने का भी आरोप लगाया गया और जबरदस्ती दबाव बनाकर कार्रवाई करने के पुलिस पर आरोप लग रहे हैं। वहीं परिजनों ने एसपी से निष्पक्ष जांच की मांग की और वहीं उन्होंने कहा कि अगर निष्पक्ष जांच नहीं होती तो वो भूख हड़ताल पे जाएंगे और उन्होंने भूख हड़ताल की भी चेतावनी दे दी है। वहीं आपको बता दें कि परिजनों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठने की भी चुनौती और चेतावनी दे दिया। वहीं आपको बता दें कि हत्याकांड में नाबालिग पर गलत आरोप के चलते उसे जेल में बंद किया गया, ये परिजनों का आरोप है। जिसके बाद परिजनों ने एसपी से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की और अगर निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो परिजनों ने चेतावनी दी है कि वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। वही आप देख सकते हैं कि कैसे मेले के अंदर एक
व्यक्ति पर चाकू चलाया गया, जिसके बाद उस व्यक्ति की मौत हो गई और जिसके बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिसकी उम्र करीब नाबालिग बताई गई। जिसके बाद नाबालिग आरोपी के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने गलत कार्रवाई की और झूठे मुकदमे में उस नाबालिग को फंसाया गया। जिसके बाद परिजनों ने वहीं छत्तीसगढ़ में हजारों संविदा विद्युत कर्मचारी सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए रोज अलग अलग तरह से प्रदर्शन करें और शुक्रवार को कर्मचारी कफन ओढ़कर सड़क पर लेटे रहे और पिछले 15 दिनों से कर्मचारी नियमितीकरण की मांग पर अड़े हुए और उन्होंने रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर डेरा डाल दिया। और वहीं आपको बता दें कि संविदा कर्मचारी बिजली कंपनी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे और बिजली विभाग में लाइनमैन के 3000 पदों पर वैकेंसियां निकाली गई थी और भर्ती में संविदा पर नियुक्त विद्युत कर्मचारियों को बोनस अंक देने का प्रबंधन ने आश्वासन दिया था, लेकिन परीक्षा होने से पहले ही हाईकोर्ट ने भर्ती पर रोक लगा दी और इसके बाद संविदा विद्युत कर्मचारी मैदानी लड़ाई के लिए उतर गए और पहले अर्धनग्न अवस्था में प्रदर्शन किया गया और अब शुक्रवार को बूढ़ा तालाब के किनारे कफन ओढ़कर कई घंटों तक लाश की तरह पड़े रहे। और वहीं आंदोलनकारी संविदा विद्युत कर्मचारी अमित गिरी ने बताया कि 3 से 4 बार आंदोलन हो चुका है और हर बार आश्वासन दिया जाता है कि नियमितीकरण की मांग पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अब तक हमारी मांग पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसलिए फिर आंदोलन करने को कर्मचारी मजबूर हो गए और धरना स्थल पर 2000 से अधिक कर्मचारी घर परिवार छोड़कर आए हुए हैं। और वहीं संविदा कर्मियों ने काम का बहिष्कार भी कर दिया और बिजली कंपनी के अधिकारियों से बात करने पर कोई जवाब नहीं दे रहा। इसके अलावा आपको बता दें कि फील्ड में काम के दौरान अब तक 25 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है और कई दर्जन घायल भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कर्मचारी 8000 की सैलरी में काम करते हैं। और यही नहीं, संविदा विद्युत कर्मचारी ने बताया कि फील्ड में सैकड़ों साथी अपंग भी हो चुके हैं और उनकी मांग है कि कर्मचारी की मौत के बाद परिजनों को मुआवजा दिया जाए और घायल होने पर कर्मचारियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा भी नहीं मिलती और गरीब कर्मचारी को खुद के खर्च से इलाज कराना पड़ता है। और उन्होंने कहा कि जब तक नियमितीकरण की मांग नहीं मान ली जाती, आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। और वहीं देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं और रायपुर में एक हफ्ते के अंदर 3 से 4 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। और वहीं 28 मार्च को बढ़ी पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बाद अब शहर में पेट्रोल 105 रुपये 28 पैसे प्रति लीटर हो गया और इसके साथ ही डीजल की कीमत 96 रुपये 68 पैसे प्रति लीटर हो गई। और वहीं बढ़ती महंगाई की वजह से आम नागरिकों के साथ साथ किसानों की मुश्किलें भी अब बढ़ गई हैं। और वहीं आपको बता दें कि लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम ने लोगों के घर का बजट भी बिगाड़ दिया और ग्राहक तो ये भी कहने लगे हैं कि पेट्रोल के दाम 50 से 60 रुपये कर देना चाहिए और इससे आम नागरिकों को राहत मिलेगी। और डीजल खरीदने आए किसान पारसनाथ साहू ने बताया कि डीजल के दाम पहले से 1.5 गुना बढ़ गए और इससे ग्रामीण परिवेश में बहुत ज़्यादा प्रभाव भी पड़ रहा है और खेती किसान में लागत बढ़ गई है और डीजल की कीमतें बढ़ने से अन्य सामग्रियों के दाम भी अब बढ़ गए हैं और मोटरसाइकिल से कहीं आना जाना हो तो रोजाना 102 लीटर पेट्रोल डलाना पड़ता है, जिसका असर भी लोगों की जेब पर पड़ रहा है। वहीं एक अन्य ग्राहक मंगल मूर्ति ने भी कहा कि 5 से 7 साल पहले डीजल 65 रुपये प्रति लीटर रेट चल रहा था, लेकिन अब ये रेट बढ़कर लगभग 100 रुपये तक पहुंच गया और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो खेती किसानी में लागत भी बढ़ी और भारत सरकार किसानों के समर्थन मूल्य में वृद्धि नहीं कर रही, लेकिन लागत लगातार बढ़ रही है। और वहीं पेट्रोल पंप पहुंचे एक अन्य ग्राहक ने भी बताया कि वो अभी केवल 100 रुपये का पेट्रोल डला रहे हैं और 100 रुपये में 1 लीटर भी तेल नहीं आया और पहले 100 रुपये का पेट्रोल डलाने पर करीब 1.5 लीटर पेट्रोल आ जाता था और अब महंगाई इतनी बढ़ गई है कि घर चलाने में बहुत तकलीफ हो रही और हम चाहते हैं कि सरकार 50 से 60 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल की बिक्री करती तो अच्छा होता। वहीं देश भर में पहले पेट्रोल डीजल फिर एलपीजी गैस और उसके बाद सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़ाकर आम आदमी को महंगाई के बोझ तले पूरी तरह दबा दिया गया है। और वहीं पेट्रोल डीजल के दाम में तो हर रोज इजाफा कर आम जनता को झटका ही दिया जा रहा है और बहरहाल लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं और वहीं इंदौर वासी भी महंगाई से त्रस्त हैं और इसी के चलते सोमवार सुबह कांग्रेस कमेटी द्वारा यशवंत
रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय पर महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और साथ ही राज्य सरकार को बढ़ती महंगाई पर घेरा गया। और वहीं कांग्रेसी नेता देवेंद्र सिंह यादव ने कहा कि देश में पेट्रोल डीजल के दाम हर रोज बढ़ाकर बीजेपी सरकार ने आम जनता की सुबह की गुड मॉर्निंग की जगह महंगाई की गुड मॉर्निंग कर दी और इस प्रदर्शन के माध्यम से पीएम मोदी और शिवराज सिंह चौहान का मुकुट लगाकर बढ़ती महंगाई मूल्य वृद्धि का विरोध भी जताया गया। और इस दौरान प्रदेश की आम जनता को ये बताया गया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद तत्काल देश में तेल, गैस, पेट्रोल में लगातार मूल्यों की वृद्धि कर दी। और गौरतलब है कि बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ रखी है और कई जगह विरोध प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही और उल्टा हर दिन चीजें और ज्यादा महंगी होती जा रही और इस कारण आम जनता के घर का बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस महंगाई में कैसे वो गुजारा करें। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्वच्छता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया और कार सवारों को अपने कार में डस्टबिन रखना होगा। अगर चेकिंग में डस्टबिन नहीं मिला तो जुर्माना भी देना पड़ सकता है और कार्रवाई भी की जाएगी। और रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज डेबर ने इस अभियान की शुरुआत कर दी और शुक्रवार को शहर में कार डस्टबिन बांटा गया। और वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में रायपुर को देश का नंबर 1 स्वच्छ शहर बनाने के लिए अभियान की शुरुआत की गई और नगर निगम ने शहर के सभी कार डीलर्स को निर्देश दिया है कि नई कार बिक्री के समय डस्टबिन साथ में अनिवार्य रूप से दिया जाए और डस्टबिन न रखकर कार चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। और महापौर ने नगर निगम की ओर से सभी कार चालकों से डस्टबिन रखकर कार चलाने और रायपुर को स्वच्छ बनाने और भागीदारी बनने का आह्वान भी किया। और वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार को रायपुर के जयस्तंभ चौक के चारों ओर ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी सभी कारों के चालकों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए डस्टबिन भी बांटे गए और इस दौरान कार चालकों को कहा गया है कि अपनी गाड़ियों में डस्टबिन रखें और सड़क किनारे रखे बड़े डस्टबिन में उसे खाली करें। और वहीं आपको बता दें कि महापौर एजाज डेबर ने कहा कि अक्सर देखा गया है कि डस्टबिन नहीं होने के कारण कार चालक और कार में बैठे लोग गुटखा का पाउच और रैपर, पन्नी, प्लास्टिक आदि कार में बैठे बैठे सड़क पर डाल देते हैं, जिससे सड़क पर गंदगी फैलती हुई दिखाई देती है। अगर कार चालक कार में डस्टबिन रखकर चलेंगे तो वहीं सड़कों पर डस्ट नहीं पड़ेगा तो रायपुर की सड़कें साफ होती हुई नजर आएंगी। वहीं आईपीएल 2022 का आगाज 26 मार्च को हो चुका है, जहां पर इस बार आईपीएल में 8 टीमों की जगह 10 टीमें ट्रॉफी के लिए पूरा जोर लगाती हुई नजर आएंगी और आईपीएल के इस सीजन में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर 2 नई टीमें डेब्यू कर रही हैं। और आइए एक नज़र डालते हैं उन चीज़ों पर जो आईपीएल 2022 को पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा और बेहतर बनाएंगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आईपीएल 2022 का आगाज 26 मार्च से हो चुका है, जहां 10 टीमें एक आईपीएल ट्रॉफी के लिए पूरा जोर लगाती नजर आएंगी और आईपीएल के सीजन में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स 2 नई टीमें भी डेब्यू करेंगी। इस बार आईपीएल पहले से कई अधिक बड़ा, बेहतर और अधिक रोमांचक होने वाला है। 2 नई फ्रेंचाइजी आईपीएल में एक नया आयाम जोड़ने का काम करेंगी, जो लीग की गतिशीलता को पूरी तरह से बदल सकती है। तो आइए आपको बताते हैं कि इस बार के आईपीएल लीग में क्या क्या नया और क्या क्या बदलाव है। सबसे पहले इन मैचों का पूरा शेड्यूल ही बदल चुका है। तो वहीं आपको बता दें कि अब तक की लीग में 60 मैच 8 टीमें खेला करती थी, लेकिन अब 10 टीमें 74 मैच खेलेंगी, जो एक नए संशोधित प्रारूप के साथ होंगे। लीग चरण में प्रति टीम 14 मैच खेलेंगी, लेकिन 10 टीमों को 5-5 के 2 समूह में विभाजित किया गया है। 2022 के आईपीएल टूर्नामेंट के लीग चरण के दौरान अपनी 10 टीमों को वीरता देगा और उन्हें 2 वर्चुअल समूह में रखेगा। यह नियम इस बात पर आधारित होता है कि किसी टीम ने कितनी बार आईपीएल जीता या फाइनल में जगह बनाई है। नया प्रारूप फ्रेंचाइजी के लिए चीजों को काफी हद तक बदल देगा, जिससे उन्हें अपने विरोधियों के खिलाफ नई मैच योजनाओं और विचारों को अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और दूसरा, इस बार कुछ नए नियम भी बनाए गए हैं। आईपीएल 2022 में डीआरएस, टीमों के लिए कोविड-19 के नियम, सुपर ओवर और नए पेश किए गए एमसीसी कानूनों के संबंध में कुछ बड़े नियमों में परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। कोरोना को कुछ महीने पहले की तुलना में इस समय भारत में खतरा कम है।
लेकिन किसी भी तरह के वायरस के कारण प्लेइंग 11 को मैदान में उतरने में असमर्थता के नियम में बदलाव होगा। बीसीसीआई ने कहा है कि अगर खेल का पुनर्निर्धारण संभव नहीं है तो मामला तकनीकी समिति को भेजा जाएगा। प्लेइंग 11 के लिए कम से कम 7 भारतीय होने चाहिए और एक क्षेत्र रक्षक में 12 से कम खिलाड़ी उपलब्ध होने के बाद ही किसी भी मैच में संख्या कम होने पर टीम को मैदान में उतरने में असमर्थ माना जाएगा। बीसीसीआई अपने विवेक पर प्रयास करेगा कि सीजन के लिए मैच को पुनर्निर्धारित करे। यदि यह संभव नहीं है तो इस मुद्दे को आईपीएल तकनीकी समिति को भेजा जाएगा। खेलने की स्थिति में एक और अतिरिक्त डीआरएस की संख्या में 1 से 2 की वृद्धि है। बोर्ड ने हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी के सुझाव का भी समर्थन किया है कि नए बल्लेबाज को स्ट्राइक लेना होगा, भले ही बल्लेबाज ने कैच के दौरान क्रीज क्रॉस किया हो। विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए कानून इस साल के अंत में अक्टूबर में ही लागू होता है। हालांकि आईपीएल ने इसे सीधा लागू करने का फैसला किया है। एक कैच आउट होने पर चाहे बल्लेबाजों ने क्रीज पार किया हो, आने वाला बल्लेबाज स्ट्राइक लेगा, सिवाय इसके कि यह ओवर की आखिरी गेंद है। और इस बार के सुपर ओवर में भी बदलाव किया गया है। बीसीसीआई ने फैसला किया है कि अगर नियमित खेल समय के बाद किसी कारण से सुपर ओवर का मंचन नहीं किया जा सकता तो उसके बाद के सुपर ओवरों का आयोजन टाई को तोड़ने के लिए नहीं किया जा सकता है, तो लीग तालिका में उच्च स्थान हासिल करने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाएगा। बेंगलुरु की फ्रेंचाइजी ने दक्षिण अफ्रीका के फाफ डु प्लेसिस को नया कप्तान नियुक्त किया है। फाफ ने भूमिका में विराट कोहली का स्थान लिया। आईपीएल 2022 की शुरुआत से ठीक पहले धोनी ने गुरुवार को सीएसके की कप्तानी रविंद्र जडेजा को सौंपने का फैसला किया है। स्टार ऑलराउंडर जो 2012 से चेन्नई सुपर किंग्स का अभिन्न अंग रहा है, धोनी और सुरेश रैना के बाद चेन्नई स्थित फ्रेंचाइजी का नेतृत्व करने वाले तीसरे खिलाड़ी होंगे। धोनी, जिनके तहत सीएसके ने 2004 मैचों में रिकॉर्ड 121 जीत दर्ज की है, फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व करना जारी रखेंगे। पिछले साल तक दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर को कोलकाता स्थित फ्रेंचाइजी का कप्तान नियुक्त किया गया है। अय्यर, जिन्हें केकेआर ने मेगा नीलामी में 12.25 करोड़ में खरीदा था, भूमिका में इयॉन मॉर्गन की जगह लेंगे। पंजाब को मयंक अग्रवाल के रूप में नया कप्तान मिला है, जिसे मेगा नीलामी से पहले फ्रेंचाइजी ने रिटेन किया था। ये मयंक का आईपीएल कप्तान के रूप में पहला कार्यकाल भी होगा। टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी आईपीएल की टैगलाइन है। इस मेगा लीग ने कुछ अद्भुत युवा संभावनाओं को खोजने में कुछ वर्षों में अहम भूमिका निभाई है। हर आईपीएल सीजन में नए ट्रेंड सामने आते हैं, जिनमें से कई भारत के लिए भी खेलते हैं। देवदत्त पैडिकल, रवि बिश्नोई, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, कार्तिक त्यागी, उमरान मलिक और अन्य ने आईपीएल के पिछले कुछ सत्रों में अपना कौशल दिखाया है। इस साल भी दिल्ली कैपिटल से यश धुल, मुंबई कैपिटल से डिवाल्ड बेवरेज, चेन्नई सुपर किंग्स से राजवर्धन हैंगरगेकर, गुजरात टाइटंस से रहमानुल्लाह गुरबाज और पंजाब से राज बावा आईपीएल में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं और सभी को अपने प्रदर्शन के साथ मंत्रमुग्ध करने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे न्यूज़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज़ के साथ।